नेपाल में केपी शर्मा ओली के सरकार का तख्ता पलट करने वाली जेनजी अब अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से भी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन मनमाने तरीके से करने का आरोप लगाया और सुशीला कार्की से भी इस्तीफे की मांग की। ओली सरकार के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरुंग के नेतृत्व वाले जेनजी के एक बड़े समूह ने रविवार देर रात को कार्की के जो घर है आवास के बाहर पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना ही मंत्रियों को चुन रही है। इसका नेतृत्व सुदान गुरुंग कर रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर ओम प्रकाश अरियाल को गृह मंत्री बनाए जाने का विरोध किया है। ओम प्रकाश अरियाल काठमांडू के मेयर बालिंद्र शाह के करीबी माने जाते हैं। पीएम कार्की ने इसको लेकर ओम प्रकाश अरियाल को गृह और साथ ही कानून मंत्री, रामेश्वर खनाले जो है उनको वित्त मंत्री और कुलमान को ऊर्जा मंत्री का जो पद है वो सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर ओम प्रकाश अरियाल को गृह मंत्री बनाए जाने का तेजी से विरोध किया है। उनका कहना है कि इतने अहम पद पर किसी बाहरी सूत्रधार को क्यों बिठाया जा रहा है। हम फिर सड़कों पर वापस आ गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। गुरुंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री को चेतावनी भी दी है और कहा है कि आपको प्रधानमंत्री बनाने में हमारा हाथ है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आपको और आपके नेताओं को हटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको बता दें कि 12 सितंबर को सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। ये फैसला तब आया जब देश भर में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के आंदोलन के चलते ओली का इस्तीफा सामने आया, जब ओली को इस्तीफा देना पड़ा और कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता सामने आई। उसके बाद उसे खत्म किया गया। वहीं कार्की का चयन राष्ट्रपति पोडेल सेना के शीर्ष अधिकारियों और साथ ही सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे युवाओं के बीच हुई और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। जेनजी ने मुख्य रूप से भ्रष्टाचार पर रोक, राजनीतिक अव्यवस्था का अंत से छुटकारे की मांग को लेकर पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन किया था और अब फिर से जेनजी मांग कर रहे हैं इस्तीफे की। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता काठमांडू से नीरज शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सर, सबसे पहले नीरज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं नीरज जी काठमांडू से। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि पहले जेनजी ने ही मांग की थी, जो केपी ओली शर्मा है वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद फिर सुशीला कार्की का नाम सामने आता है, जेनजी ही जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनका चयन करते हैं और फिर से उनको इस्तीफे के लिए कह रहे हैं। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है नेपाल में? अनम्यूट कीजिए, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे नीरज शाह जी। हम आपको नहीं सुन पा रहे नीरज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अब आ रही है आवाज? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आखिर क्या कुछ चल रहा है नेपाल में नीरज जी? जी सुदन गुरुंग नेतृत्व के जो जीएनजी हैं, उन लोगों ने सुशीला कार्की के निवास के बालवाटार के आगे नाराबाजी किया था कि हम लोगों का यदि मांग जो भ्रष्टाचार विरोधी है, जो अभी का नेतृत्व जो सरकार का है, वो यदि हम लोगों का पूरा नहीं हुआ, अगर मंत्रिमंडल में मनमानी हुआ, अगर हम लोगों के साथ कुछ धोखाधड़ी हुआ, तो हम लोग सुशीला कार्की के नेतृत्व के सरकार को भी हम लोग गिरा डालेंगे। इन लोगों को मांग यही है कि जब तक भ्रष्टाचार पे ठोस कानून ना बने, जैसे पुराने फाइल सब जितने भी थे जो बंद किए गए थे भ्रष्टाचार का, उसमें सबसे बड़ा फाइल आता है आपको व्हाइट बॉडी कांड, गिरिबंधु टी स्टेट, आपको बालवाटार निवास, आपको भूटानी शरणार्थी कांड, जैसे बहुत सारे फाइल है जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बनने के बाद उसने क्या किया था, उस सब फाइल को डिस्क्लोज कर दिया था, अनुसंधान नहीं किया था, उस सब फाइल को दबा दिया था। अब इन लोगों का मांग है कि उस सब फाइल खुलना चाहिए और हमारे इच्छा अनुसार युवाओं को उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे में एक बार संजीव श्रीवास्तव जी से इसको लेकर राय ले लेते हैं। सर, पहले जेनजी खुद ही चुनते हैं, उसके बाद फिर खुद ही प्रदर्शन करते हैं और डिस्कॉर्ड के जरिए पहले तो उनका चयन होता है, उसके बाद सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए दिव्या जी, मैंने भी ये रिपोर्ट देखी है कि जेनजी का एक जो गुट है वो संभव है कि वो सुदान गुरुंग जो गुट है
वो ऐसी मांग कर रहा है कि जो कैबिनेट में जो विस्तार किया गया है उसमें जो कुछ एक नामों को लेकर के इस गुट के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है और ये गुट ये चाहता है कि उसके इच्छा के अनुसार कैबिनेट में फेरबदल हो और वो अपने लोगों को भी जाहिर है कि उसमें वो शामिल कराना चाहते हैं। तो ये जो जेनजी के द्वारा ये जो मांग की जा रही है, मैं आपके बड़े प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जेनजी को विवेकपूर्ण तरीके से संयम के साथ धैर्य के साथ सुशीला कार्की जी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए उनका समर्थन करना चाहिए और उनको थोड़ा समय देना चाहिए। वो भ्रष्टाचार का अगर कोई विषय है तो वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने सख्त रुख के लिए जानी जाती है। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य किया है और उनके भ्रष्टाचार विरोधी जो उनका जो सख्त स्टैंड की वजह से ही आप देखिए तो उनके खिलाफ एक महाभियोग वगैरह भी लाने की साजिश की गई थी जो कि गिर गया, जो कि प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। तो सुशीला कार्की जी की जो छवि है वो एक जिम्मेदार नेता की है, एक विजनरी लीडर की है और उनको अभी समय देने की आवश्यकता है। जेन जी को अपनी एकता को बना करके रखने की आवश्यकता है। ये जो जेन जी है जाहिर है कि उसके अंदर जोश है, युवा है, लेकिन उनको एक विवेक से भी काम लेना चाहिए, अपना होश बना करके रखना चाहिए। जोश और होश जब साथ में मिलते हैं तो बड़ी सफलताएं मिलती हैं और अभी आपने देखा कि जेन जी को एक बड़ी सफलता मिली कि जब उन्होंने जो भ्रष्ट केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी उसको उन्होंने बाहर कर दिया, लेकिन अब जो नई सरकार उन्होंने गठित करने की है सर बिल्कुल और जो जिनका अभी जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं सुदन का नाम सामने आ रहा है। सर पहले भी उनका शिक्षा भर्ती घोटाले में नाम सामने आया था जब उन्होंने कहा था कि योग्य लोगों को पद नहीं दिया जा रहा है और अब सर फिर से बात सामने आ रही है कि मंत्री का चयन होता है, युवाओं को उसमें नहीं रखा जाता है। तो फिर सर क्या युवाओं को सभी मंत्री जो मंत्रालय हैं उनमें शामिल करना सर आंदोलन होता है, लेकिन फिर क्या सभी युवाओं को उसमें शामिल करना ठीक है? सर जो जेनजी हैं वो चाहती हैं कि अब सभी में युवाओं को रखा जाए, इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि युवाओं के पास जोश तो बहुत है, उनके अंदर जागरूकता भी बहुत है, लेकिन आप ऐसे युवाओं को जो है एक पहचान करना कि जो कि सत्ता की जिम्मेदारी संभाल सके उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ये जो जेनजी का जो आंदोलन है इसको जेनजी को स्ट्रीमलाइन करना होगा, इनको आपस में एकता बनाते हुए एक संगठनिक रूप देना होगा और एक संगठन अवश्य वो कहते हैं कि है, लेकिन उसको और भी अधिक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हुए अपने आप को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करना होगा। तो ये जो युवा बड़ी संख्या में है, युवाओं के नेता भी हैं, ये जो सुदन गुरंग है इनका भी जाहिर है कि एक फैक्शन है, जेनजी की अनेक फैक्शंस हैं। तो ऐसे में ये जो जेनजी है इसको अपने जो युवाओं के जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए, नेपाल के लोकतंत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपसी समझदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। धैर्य की मैं अवश्य कहूंगा कि धैर्य रखें, संयम रखें। जो उन्होंने नया नेता चुना है तभी जेनजी ने ही मिलकर के सुशीला कार्की जी के नाम पर एक सहमति बनाई। अब वो जब सत्ता उन्होंने संभाली है बिल्कुल एक बार हम नवीन दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर इसी को लेकर नवीन जी आपका क्या कुछ कहना है? नेपाल की राजनीति जो गरमाई हुई है और अभी तक हम कोई स्थिरता नहीं देख पा रहे हैं, पहले चयन होता है उसके बाद अभी सर ये कब हम स्थिरता इसमें देख पाएंगे और इस पर आपका क्या ओपिनियन है? दिव्या जी, दो तीन चीजों का हमें देखना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, जेनजी का जो आंदोलन हुआ उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण यह है कि युवाओं में आक्रोश था, नाराजगी थी वहां की स्थितियों को लेकर। दूसरी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर जेनजी युवा सब सड़कों पर आए और उन्होंने आंदोलन किया और उसके बाद वो आंदोलन किसी हद तक हिंसक रूप ले गया जो कि होना नहीं चाहिए था। आप आंदोलन अच्छी बात है लेकिन आंदोलन कभी भी हिंसक नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये आती है, सरकार का गठन हो रहा है और अंतरिम सरकार में सुशीला कार्की वहां की चीफ जस्टिस रही हैं, उनको आपने 6 महीने के लिए अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया है। बिल्कुल नवीन जी, और ऐसे एक सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी कि जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो इकोनॉमी पर भी देश की बहुत फर्क पड़ता है। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद कहीं ना कहीं नेपाल की इकोनॉमी पर भी हम बहुत फर्क देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा असर पड़ा। आप एक चीज देखिए, वहां के 5 स्टार होटल हों,
हो या संसद भवन हो या वहां के सुप्रीम कोर्ट हो, क्षति है और उस राष्ट्र की क्षति की भरपाई करने वाले लोग भी अगर कोई होंगे तो यही लोग होंगे, वहां की जनता होगी। अब प्रश्न एक और है कि आप अगर अंतरिम सरकार का गठन कर रहे हैं और आप जिन लोगों को मंत्री बना रहे हैं, मुझे लगता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ऐसी स्थिति जब नेपाल के अंदर है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कम से कम आप अच्छी छवि के लोगों को लेके आए और उनके बारे में डिटेल सार्वजनिक करें, जनता से मांग लें। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है कि भैया आप बता दीजिए जिसके पक्ष में अधिक सपोर्ट होगा हम उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है आपकी। 6 महीने के बाद अंदर आपको चुनाव करा के एक स्थायी सरकार का वहां गठन होगा। और जिस तरीके से अब दूसरी चीज आती है कि इस पूरी प्रक्रिया का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का एक ही पड़ोसी देश और हमने देखा है कि हालिया कुछ दिनों में श्रीलंका को आप ले लें, इंडोनेशिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें और नेपाल को ले लें, इस तरीके की स्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं वो छोटे देश हैं और छोटे देशों में ये सब हो जाना आसान बात होती है। भारत के अंदर इस तरीके की कोई सुगबुगाहट होने की हमें संभावना नहीं लगती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत मजबूत लोकतंत्र है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विरोध प्रदर्शन होते हैं। लोगों का संविधान में विश्वास है, कानून में विश्वास है, तो इस तरीके की अराजकता की उम्मीद भारत में कभी कदापि की नहीं जा सकती है और मैं समझता हूं होनी भी नहीं चाहिए। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। नवीन दुबे जो हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज शाह जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं आपके पास इसको लेकर आना चाहूंगी कि एक और बात सामने आ रही है कि सुशीला कार्की जो है, जो वहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ये भी सर मांग की गई थी कि जो लोगों ने प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवाई उससे युवा चाहते थे कि वो मुलाकात करें, और इसी को लेकर जब उन्हें मुलाकात नहीं की है तो भी आक्रोश देखने को मिला है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है संजीव जी? देखिए, मुझे लगता है कि जो वहाँ के जो प्रोटेस्ट में जो जिन युवाओं ने अपनी शहादत दी है उनको एक मार्टर का जो दर्जा है वो देने के लिए सरकार ने एक कदम उठाए हैं या सरकार उसके बारे में आगे स्टेप लेने जा रही है। ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है और हमने ये भी विजुअल्स देखे थे कि सुशीला कार्की जी हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने विजिट की थी और जाहिर है कि वो ऐसे युवा जो घायल है उनके साथ भी उनकी पूरी संवेदना है, उनकी सहानुभूति है और अपना पूरा सपोर्ट उनको देंगी ताकि उनका इलाज वगैरह किया जा सके। और जो युवा इस आंदोलन में शामिल थे उनके साथ संवाद स्थापित करना इस सरकार के लिए नितांत आवश्यक है। और जो कि मेरा मानना है कि ये सरकार ये संदेह करेगी इसमें, जैसा कि मैंने कहा, युवाओं को थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। और ये सरकार उन्होंने ही चुनी है, युवाओं ने ही चुनी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुशीला कार्की जो युवाओं के साथ संवाद न करें और इस तरीके की जो भ्रम और अफवाहें अगर कहीं से फैलाने की कोशिश की जा रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो दूर होंगी। और सुशीला कार्की जी जाहिर है कि वो गलती नहीं करेंगी कि जिस गलती की वजह से केपी शर्मा ओली को हटना पड़ा। उन्होंने युवाओं के साथ संवाद नहीं किया, युवाओं के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताले जड़ने का कार्य किया और उनके ऊपर गोलियां चलवाई। तो उसी के विरोध में तो ये आंदोलन हुआ था और उसके बाद ये जो सरकार आई है, अंतरिम सरकार, बिल्कुल ये संजीव जी, युवाओं को तो वहां पर ये भी परेशानी हो रही है कि मंत्री जो पद चुने जा रहे हैं उनमें युवाओं का एक भागीदारी नहीं है और युवाओं से पूछकर नहीं किया जा रहा है। तो क्या सर इसमें युवाओं को अभी ये सब जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन क्या आगे जाके लंबे समय तक चल पाएगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, युवाओं को का रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में भी होना चाहिए। और लेकिन इसके लिए युवाओं को एक बेहतर जो विकल्प है वो इस अंतरिम सरकार के सामने रखना होगा कि आखिर वो कौन सा युवा है या कैसे कौन से युवा हैं जो कि सत्ता की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो ये इसके संदर्भ में युवाओं को आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए एक धैर्य और संयम से और आपसी समझदारी से इस सरकार के साथ, अंतरिम सरकार के साथ संवाद करना चाहिए और उनको अपना विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए कि हम भी इस पूरे अंतरिम सरकार की में अपनी भागीदारी चाहते हैं। और ये अगर वो ठीक तरीके से, सकारात्मक तरीके से करेंगे तो उसका जरूर सकारात्मक परिणाम निकलेगा और युवाओं को एक अपने आप को राजनीतिक विकल्प के रूप में तैयार करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ अंतरिम सरकार में नहीं बल्कि आने वाले जो इलेक्शंस होने वाले हैं 5 मार्च को,
उसमें भी अगर युवा अपने आप को स्ट्रीमलाइन करते हुए एक राजनीतिक विकल्प के रूप में ये जेनजी पेश करता है, तो ये लोकतंत्र, नेपाल के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा। पर सर, आपको क्या लगता है कि ये तरीका सही है जो प्रदर्शन, युवा बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या ये तरीका, एक बार हमने देखा, लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्या इससे नेपाल को कुछ नुकसान नहीं है? नहीं, ये तरीका नहीं ठीक है, और ये तरीका मैं परिपक्व तरीका नहीं कहूंगा कि जिस तरीके से हमने कुछ बयान देखे हैं सुदान गुरंग गुट के, उन्होंने क्योंकि कहा है कि जैसे हम लाए हैं वैसे हम कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे और हमें देर नहीं लगेगी, खुद ही चयन करना, फिर खुद ही इस तरीके के प्रधानमंत्री के लिए बयान देना। सर नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को थोड़ा विवेक से काम लेना होगा, युवाओं को थोड़ा धैर्य रखना होगा। उनकी परेशानियां बड़ी हैं, हम जानते हैं, और ये सरकार भी समझ रही है। उसी परेशानियों को दूर करने के लिए ही ये विकल्प सामने आया है। और वो सुशीला कार्की जी, जैसा उन्होंने अभी उनके वक्तव्य आए हैं कि वो सत्ता में बने रहने की लालसा से नहीं आई है, वो राष्ट्र में लोकतंत्र को बचाने के लिए, युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने सत्ता संभाली है। 6 महीने की ही सत्ता संभाली है। तो ये युवाओं को उनके साथ संवाद करना चाहिए, सरकार को भी युवाओं के साथ संवाद करना चाहिए, और उसका एक वे आउट निकालना होगा। युवाओं का अगर रिप्रेजेंटेशन इस अंतरिम सरकार में भी हो सकता है, कैबिनेट में यदि वो शामिल हो सकते हैं, तो उन्हें स्थान मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को बिल्कुल। एक बार हम नवीन दुबे जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, एक ये मेरा सवाल है कि अभी आर्यल जो है उनको गृह मंत्री पद के लिए चुना जाता है, उसके बाद युवा विरोध करते हैं, और सामने ये भी बात आती है कि वो मेयर जो है बालेंद्र शाह उनके करीबी हैं। और सर, बालेंद्र शाह ने भी जो सुशीला कार्की जी उनके लिए समर्थन किया था कि उनको पद मिलना चाहिए, क्योंकि 2 नाम सामने आ रहे थे, एक बालेंद्र शाह का नाम सामने आ रहा था, एक सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा था, और फिर उनका चयन होता है। तो सर, फिर परेशानी किस बात की? क्योंकि कहीं ना कहीं समर्थन तो है ही, था ही पहले भी, वो भी इसके समर्थन में थे और फिर उनके करीबी हैं। दिव्या जी, 2-3 चीजें हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि युवाओं का जो आंदोलन है उसमें क्या होता है कि विभिन्न ग्रुप्स होते हैं, विभिन्न लोग होते हैं जो उस आंदोलन में शामिल होते हैं। कोई एक लीडरशिप के अंडर में वो आंदोलन नहीं होता है। लिहाजा आप देखेंगे तो जेनजी के जो भी ग्रुप्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें तालमेल का मुझे लगता है कि अभाव है, और उस अभाव के कारण इस तरीके के बयान आ रहे हैं। दूसरी चीज यात्री की बहुत तेजी से नाम चला था बालेंद्र शाह का कि भाई बालेंद्र शाह जो मेयर हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, उसको लेके उन्होंने जेएनजी के आंदोलन को सपोर्ट भी किया, ये भी खबरें निकल के आ रही थी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है वो जुड़े हुए हैं। नवीन जी से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। सर, आप क्या कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ऐसा होता है युवाओं के आंदोलन के अंदर कोई नेतृत्व अलग से नहीं होता है। अब होता क्या है कि अलग अलग गुट बन जाते हैं और उस तरीके का आंदोलन जब वो करते हैं एक मत हो जाते हैं। अब क्या स्थिति है कि जब वहां अंतरिम सरकार बन गई तो सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो बात करे तो किससे करे, कौन से लोग आगे निकल कर आना चाहते हैं, या उन जो भी जेएनजी समूह के अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें से या तो वो लोग निकल के आए, अपने नेता चुने कि नहीं साहब ये हमारे नेता, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ये हमको रिप्रेजेंट करेंगे, सरकार के साथ बात करेंगे। वो स्थिति अभी नेपाल में नहीं दिखाई दे रही है। लिहाजा सरकार के सामने भी बड़ी मुश्किल है कि वो किसकी बात माने और किसकी नहीं माने। दूसरी चीज आती है इस तरीके के आंदोलन, दिव्या जी, हम लोगों ने पहले भी देखे हैं। भारत में भी आरक्षण को लेकर मंडल आयोग जब आया था 1990 में, तो बड़े आंदोलन हुए थे युवाओं के। तो होता क्या है, बाद में ये आंदोलन आपस में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर सरकार क्या करती है, सरकार भी उसमें से कुछ ग्रुप्स को अपने एकोमोडेट कर लेती है, और वो एकोमोडेट करने के बाद सरकार चलती रहती है। लेकिन एक चीज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जो मैं कहना चाह रहा हूं, पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा कि वहां तमाम बार तख्ता पलट हुआ है, और ये जो परंपरा नेपाल के अंदर शुरू हुई है ये चिंताजनक है, क्योंकि एक तो हमारा पड़ोसी देश है, और दूसरी चीज है कि जिस तरीके के हमारे संबंध नेपाल के साथ हैं, अब हमको अपने बॉर्डर्स पर और अपने जो संबंध नेपाल के साथ है उन पर बहुत पैनी निगाह रखते हुए फूक फूक कर कदम रखकर चलने की जरूरत होगी। ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। एक बार हम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं नेपाल से। नीरज जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी क्या स्थिति हम नेपाल पे देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन हुआ है और जेनजी अभी जो है तो वो अभी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या हम 2 गुट देख पा रहे हैं, जो समर्थन में सुशीला कार्की के और जो विरोध में है? देखिए, इसमें बहुत सारे जेनजी सेकुलरिज्म के पक्ष में नहीं है। कुछ जेनजी का ये आवाज है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए, और जो जेएनजी में घुसपैठी के दौर पर जो पार्टी का आदमी सब एंट्री किया है, उन लोगों को वहां से
अभी ये लोग निकाल रहे हैं। और दूसरी क्या है, जेएनजी सबका जो अभी जितने भी सरकारी अड्डा जलाए गए हैं, सिंह दरबार हो, अदालत हो, आपको बहुत सारे यातायात कार्यालय हो, जितने भी लमसम 90% काठमांडू में यहाँ पे सरकारी कार्यालय सबको आगजनी करके ध्वस्त कर दिया गया है। उन सबका कोई भी वहां पे संरचना, कोई भी बहुत सारे कागज पत्र सब जल के राख हो चुका है यहाँ पे। तो उन लोगों का ये मानना क्या है, अब इसी के बहाने बहुत सारे एनजीओ आईएनजीओ फिर नेपाल आने के चक्कर में है, जिससे क्या होगा, जैसे एक बार जो राजा को हटाने के लिए आंदोलन हुआ था, उसी टाइम पे बहुत सारे एनजीओ आईएनजीओ सहयोग के मामले में नेपाल में धर्म परिवर्तन भी कराया गया था। और उसी टाइम से जो हिंदू बाहक का जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, जैसे मुस्लिम सबका हो गया, जो परसेंटेज है वो बहुत में इंक्रीज हुआ था। अभी भी कुछ युवाओं का इसमें शंका है कि यहीं पर भी सहयोग के हिसाब से कुछ एनजीओ आईएनजीओ इसमें दखल ना दे और इसमें अपनी जो इंटरेस्ट है उन लोगों का वो ना कहीं फुलफिल कर पाए। युवाओं में वो भी चिंता का एक विषय बना हुआ है इसमें। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं लगातार नेपाल में हालात बदलते जा रहे हैं। इसको लेकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन दुबेर जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े थे, और नीरज शाह जो हमारे संवाददाता है नेपाल से लगातार नजर बनाए हुए हैं नेपाल में हालात क्या है। तो उसको लेकर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि नेपाल में हालात बदलते ही नजर आ रहे। पहले सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने की मांग होती है, उसके बाद फिर उन्हीं को बदलने के लिए फिर से अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर ये प्रदर्शन कहां जाता है, क्योंकि जेएनजी ने पूरे नेपाल को कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है। फिलहाल अब इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।